को लेकर के खास ये सीरीज चला रहे हैं। सुबह 8 बजे प्रतिदिन ये चलता है और ये झारखंड से संबंधित चीजें हैं जो आगे चल करके झारखंड के दूसरे कोई भी एग्जाम होंगे तो उसमें जरूर से मदद मिलेगा। जेपीएससी में भी मिलेगा और टेट वाले में भी झारखंड के जो क्वेश्चंस आएंगे, जेएसएससी के सभी एग्जाम में तो आएंगे ही। दरोगा सिपाही जो भी होगा आगे चल के, क्योंकि अभी जेएसएससी सीजीएल में झारखंड में आज क्या क्या चीज बताएंगे जल्दी से बता देते हैं। आज कल जहां तक बताए थे उसके आगे की चीजों को आज बताएंगे और इसमें आज डिटेल्स रहेगा। जैसे कासा का निर्माण सिंधु घाटी में झारखंड में कहा डेवलपमेंट हुआ, वैदिक काल में झारखंड कैसा था ये बताएंगे। सभी के साथ मैप भी बताएंगे आपको। महाजनपद काल में झारखंड कैसा था, मौर्य काल में, और इसके साथ जो पहला मतलब जो फर्स्ट ग्रुप में जो जीएस है ना तो भी साथ ही साथ बता देंगे। और इसके बाद देखिए महाजनपद काल के बाद मौर्य काल और इसके बाद अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल का जिक्र झारखंड को लेकर के। सिंहभूम में सिक्का जो है अलग अलग काल का और रांची में और कहां कहां पर मिला है। क्या कलिंग राजा खारवेल भी कहीं ना कहीं झारखंड से कहीं आए थे, या गुप्त काल में झारखंड की पोजीशन क्या थी। तो जो क्वेश्चन अक्सर आता है उस पर ही ज्यादा बात करेंगे। और झारखंड में सबसे ज्यादा दिन तक जो थे वो जो शशांक राजा के बारे में भी बात करेंगे। तो इतनी चीजें हैं और आप लोग अपने अच्छा लगेगा तब लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी एजुकेशन ग्रुप में आप होंगे अलग अलग तो उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों से ये अपील करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास की। और ये पहले तो मैप डेली जैसा बताए थे कि एक बार मैप को शुरू में देख लेना है ताकि क्वेश्चंस इससे जो आए वो आपके छूटे नहीं। तो आप जो नॉर्दर्न साइड में अगर देखेंगे तो आप देख लें कि ऊपर में गढ़वा पलामू जो डाल्टनगंज का हेडक्वार्टर है, गढ़वा का तो गढ़वा ही है। चतरा और हजारीबाग भी देखिए थोड़ा सा ऊपर में टच कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिहार की ओर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ से कलर को ले लेते हैं और ये देखिए इस साइड में अगर देखेंगे तो ये गढ़वा ये वाला पोर्शन, फिर इसके बाद पलामू। डेली एक बार मैप को जरूर देखना है ताकि आपको आइडिया पूरा हो जाए। चतरा, इसके बाद देखिए हजारीबाग थोड़ा सा टच कर रहा है, देखिए इस जगह पे ये बिहार को हजारीबाग भी टच कर रहा है और देखिए इधर कोडरमा का भी बॉर्डर टच कर रहा है ये, फिर गिरिडीह भी टच कर रहा है और ये देवघर टच कर रहा है और इसके बाद गोड्डा भी टच कर रहा है और फिर ये साहिबगंज, देखिए ये बिहार को टच कर रहा है ऊपर वाला जो पोर्शन है वो। तो आपको ये जानना है। और इस जोन के लोग का डिमांड भी था लैंग्वेज वाला जो अभी पूरा भी हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस साइड में देखिए बंगाल है हमारा ये वाला इलाका। तो साहिबगंज को फिर से ले लीजिए और इधर पाकुड़ और दुमका और जामताड़ा जो भी पिक्चर बनी है जामताड़ा। पहले तो दुमका और जामताड़ा देखिए एक ही साथ बड़ा एरिया था, अभी जामताड़ा अलग है ये वाला इलाका। धनबाद और फिर ये देखिए बोकारो, थोड़ा सा रांची, सरेकेला, करसवा और ये जमशेदपुर का देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र बंगाल के साथ। इस एरिया में थोड़ा जहां जहां पर बंगाल के साथ यहाँ पे देखिएगा बंगाली लैंग्वेज भी चलता है। इस जोन में आप देखेंगे चलता है, उसका असर आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। इस साइड में आएंगे आपको तो आप इधर से उड़ीसा के साइड से देखिए तो इधर थोड़ा पूर्वी सिंहभूम हल्का सा टच करते हुए सरेकेला करसवा और पश्चिमी सिंहभूम का देखिए बहुत बड़ा एरिया। इसके बाद इधर सिमडेगा वाला एरिया और ये उड़ीसा तक को टच कर लेता है देखिए यहाँ पे। और इसके बाद अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ के साइड में तो इधर से सिमडेगा, गुमला, लातेहार और फिर ये गढ़वा, देखिए गढ़वा इधर में फिर यूपी के साइड में चला जा रहा है ऐसे। तो ये चारों साइड का आप एक आइडिया डेली एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ होने लगेगा और फिर आप बाद में आसानी से कर लेंगे। चलिए इतिहास में चले जाते हैं। मैप तो रोज की चीज है। धातु के रूप में अगर देखा जाए तो धातु के रूप में सबसे पहले झारखंड में
तांबा, सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ, कॉपर का। कॉपर के माइंस भी आप लोग जानते होंगे, कैन यू नेम एनी माइंस? झारखंड में तो जरूर जानते होंगे, बहुत फेमस है घाटशिला। और पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो कॉपर के दो माइंस बहुत फेमस है। एक तो हम लोगों का घाटशिला, ये वाला जो घाटशिला है झारखंड में सिम्बुम, और दूसरा राजस्थान का खेतरी माइंस। ये दो कॉपर में याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट माइंस है दोनों। तो झारखंड में धातु के रूप में पहला प्रयोग क्या हुआ? तांबा हुआ। इसके बाद कांसा, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज। जब ब्रॉन्ज का जिक्र कर रहे हैं मतलब सिंधु घाटी के टाइम का हो गया। और फिर लोहा का प्रयोग हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड में पहला धातु क्या यूज हुआ, तो लिखेंगे कॉपर यूज हुआ, फिर कांसा हुआ और फिर लोहा का प्रयोग हुआ। इसका केंद्र बिंदु कहां था? सिम्बुम। देखिए ये वाला इलाका, इसका केंद्र बिंदु जो था, जब सिम्बुम बोलेंगे ना तो अभी सिम्बुम मतलब ये हम तीनों को लेंगे। जब सिम्बुम बोलेंगे तो सिम्बुम, सिर्फ सिम्बुम बोलेंगे तो उसमें 3 जिला आएगा। पूर्वी सिम्बुम जमशेदपुर, पश्चिमी सिम्बुम चाईबासा और तीसरा सरायकेला खरसवा। लेकिन सिम्बुम बोल करके कोई स्टेशन नहीं है। अगर आप निकलेंगे कभी खोजने, सिम्बुम का हेडक्वार्टर है। तो पहले ये हेडक्वार्टर जो था सिम्बुम का, ये चाईबासा हुआ करता था। बाद में जमशेदपुर, पूर्वी सिम्बुम अलग हो गया और पश्चिमी सिम्बुम अलग हो गया, जिसको चाईबासा हुआ, और फिर सरायकेला खरसवा। तो ये 3 जिला बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये बता दें कि इसमें केंद्र बिंदु सिम्बुम था और इसकी असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति, ये 3 तो आप पहले भी पढ़े। असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा को गलाने और उसका उपकरण बनाने में माहिर थे। तो ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था कि तांबा को बनाने में और तांबा को गलाने और उसका उपकरण बनाने में माहिर थे ये 3 जनजाति, असुर, बिरजिया, बिरहोर। तो ये अगर जैसे ताम्र पाषाण काल ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके लिए 3500 बीसी से लेकर के 4000 बीसी, ये भारत का डेट है। मतलब उस काल में छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग स्थान पर जो है, वहां पर जो है कॉपर कल्चर शुरू हो चुका था। और इसमें अगर आप देखें तो जैसा पहले भी बताए कि अधिकांश उपकरण उस समय कॉपर का था। लेकिन पूरे भारत में अगर देखेंगे, क्वेश्चन ऐसा देता है आपको कि भारत में तांबा का पहला प्रयोग, कॉपर का पहला प्रयोग कब हुआ था, तब उसमें लिखेंगे 5000 बीसी में हुआ था। ये अगर क्वेश्चन देता है कि भारत में फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर। लेकिन इसका काल अगर देखते हैं एवरेज तौर पर तो 3500 बीसी से 4000 बीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक पहले कॉपर का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो कॉपर का प्रयोग करने वाले जो मतलब पूरे भारत में भी सबसे पहले, और झारखंड में भी तांबा का प्रयोग पहले हुआ, फिर कांसा का हुआ, फिर ब्रॉन्ज का हुआ और तब लोहा का प्रयोग हुआ। तो इसको आप 3 प्रकार से समझ सकते हैं कि हड़प्पा का पहले या उसका समकालीन में या उसके बाद के काल में। तो अगर आपसे ये पूछें कि ये कहां पर हुआ था तो 2 क्षेत्र आप लिखिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप 2 क्षेत्र लिखिएगा। पहला क्षेत्र आप लिखिएगा बीकानेर, राजस्थान का, जो अभी तुरंत आपको बताए जहां पर खत्री है, तो वो इलाका में लिखेंगे पहला बीकानेर, ये आप जानते हो। और दूसरा लिखेंगे सिंध, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध। तो इसका कल्चर का नाम था, ये भी ध्यान देना है कि ये भी कल्चर की नाम थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर का पहला यूज जो था अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो किस स्थान के लोगों ने किया था, उस कल्चर का नाम क्या था, तो बीकानेर में आप लिखेंगे, यहां पर हम लिख देते, मेंशन कर देते हैं, इसका नाम था सोथी कल्चर। ये आपको जीके और झारखंड का दोनों को मिला करके बता रहे ताकि आपके जो 40 क्वेश्चन झारखंड वाले हैं और 30 उधर है, तो 70 क्वेश्चन एक साथ आपके हो जाएंगे और उसके बाद बाकी सेक्शन अलग अलग है। और दूसरा जो है सिंध, सिंध में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, झूकर, झूकर कल्चर लिख लेंगे
सिंध में झूकर कल्चर, यहाँ पर तांबा का पहला प्रयोग हुआ था। मतलब हमारी सभ्यता में जो कॉपर का यूज था वो सबसे पहले किया गया था। तो ये आप पहले मेंशन कर लेंगे। और झारखंड में भी तांबा का पहला यूज आप लिखेंगे हुआ था। और इंडिया में कहाँ हुआ था? तो बीकानेर में, सोथी लिखेंगे जगह का नाम, सोथी। और दूसरा सिंध, उस समय तो सिंध भी भारत में ही था ना, तो इसलिए उसमें झूकर नाम लिखेंगे उसका, झूकर। ये आप याद करके लिख लीजिए। कभी आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो हम साथ में एनसीईआरटी की भी जानकारी आपको दे दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हड़प्पा के समय में देखें, जब हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी की शुरुआत हो गई थी, उस वक्त में भी कॉपर का यूज चल रहा था। कॉपर के साथ कांसा कैसे बनाते हैं, क्या मिलाएंगे? कॉपर में क्या मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, ये बताइए। कॉपर में हम लोग क्या मिक्स कर देंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा? कोई बताइए कि, तो आप बताएं अगर कोई जानते हैं। जिंक, कॉपर में जिंक मिला देंगे तो बन जाएगा ब्रॉन्ज। और कोई जानते हैं? जल्दी से बताइए। और कोई जानते हैं? ये ठीक बता रहे हैं, कौन है? इतविरी टुड्डू और तुलसी कुमार जी, आप लोग ठीक बता रहे हैं। इसमें टीन मिला देंगे, कॉपर में टीना ऐसे नहीं मिला देंगे तो उससे बन जाएगा हमारा ब्रॉन्ज। और भी उत्तर आ रहा है, नीतीश कुमार का भी आया, ठीक है। इसमें टीन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनता है। तो अगर आप जब सिंधु घाटी पढ़ते होंगे ना एनसीईआरटी में, तो उसको क्या लिखते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी के पहले के लोग, जो अभी हम ये बता रहे हैं बीकानेर वाले, तो वो जो पहले के लोग, और भी ढेर सारे उत्तर आ रहे, ठीक है, सारे लोगों को, उसके पहले के जो लोग थे उनको मिक्स करके एलॉय बनाने की ज्ञान नहीं रही होगी। इसलिए तो बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी में इंडस वैली वाले एकदम अच्छे थे, डेसिमल सिस्टम जानते थे, पूरे मैथमेटिक्स जानते थे, जो आप वजन करते हैं वो जानते थे, तो सारा कुछ उनको जानकारी था, कलर का ज्ञान था। और एक मूवी भी आई थी ना मोहनजोदाड़ो, तो उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये उस काल में जब सिंधु घाटी शुरू हुआ, उस समय पैरेलली तांबा वाला कल्चर भी चल रहा था। तो सिर्फ नाम भी जान जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फायदा हो जाता है। तो उस काल में भी अगर देखेंगे तो भारत में एक तो आहर संस्कृति लिखेंगे, राजस्थान में ही आहर, ये लिख लीजिए। और दूसरा गणेश्वर, ये संस्कृति का नाम है। अभी आप बोलिएगा सर संस्कृति है फिर सभ्यता भी सुनते हैं ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी संस्कृति नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता, द वे ऑफ लाइफ। कल्चर छोटे स्थान पर एक रीति रिवाज, एक खास प्रकार से रहना, खास प्रकार से जो बर्तन होते थे मिट्टी के उसको बनाना, वो संस्कृति होती थी। और जब वो बड़े रूप में वे ऑफ लाइफ सेटल्ड हुआ तो सिविलाइजेशन हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये इसलिए बता दे रहे थोड़ा कि आप लोगों को ताम्रपाषाणी काल में अगर पूछे तो राजस्थान में अहर और गिलंड लिख लेंगे, मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन, ये भी लिख ही लीजिए आप। मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन लिख लीजिए, क्योंकि इसी समय में गेहूं, धान और दाल सारे चीज की कृषि शुरू हो गई थी। ये भी आप जान लें कि इस काल में जो गेहूं था, दाल था, इसकी एग्रीकल्चर शुरू हो चुकी थी। जब कॉपर कल्चर चल रहा था भारत में, उस समय में शुरू हो गई थी। तो दायमाबाद नाम सुने आप लोग? कोई बताइए तो, दायमाबाद का नाम सुना है? कहाँ है? दायमाबाद में भी कल्चर मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए बता देते किधर है, कोई बताइए जल्दी से। दायमाबाद पढ़ाई आप लोगों ने बहुत किया होगा पहले। तो ये असुर बिरथिया बिरहोर जनजाति, ठीक है, धातु के रूप में सबसे पहले तांबा, और यहां सिंधु घाटी पे आ ही जाते हैं। दायमाबाद का नाम सुना है कि नहीं सुना है?
इसको ऐसे याद कर लीजिए सिंधु घाटी का। इसके साथ में देखिए झारखंड में क्या बोला जा रहा है, कांसा का निर्माण सिंधु घाटी में शुरू हो गया था, झारखंड में इसका श्रेय क्वेश्चन आएगा असुर और विरजिया को जाता है। कांसा बनाने का श्रेय असुर। तब तक आप लोग बताइए, कोई बताया? गुजरात बताया उन्होंने, 2 उत्तर 3 उत्तर आया। चलिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुजरात। और कोई बताना चाहते हैं? बताइए। चलिए दाइमाबाद हमने पूछा है। और इसके साथ में बता भी दे रहे जीके का क्वेश्चन जो आना बहुत आता है एग्जाम में। जब आप इंडस वैली, हम झारखंड में जा रहे हैं, 1000 बीसी में इन्होंने ही लोहा का उपकरण बनाया था। हालांकि असुर जनजाति इसका प्रयोग 2500 बीसी में शुरू कर दिया था। मेसोपोटामिया में भी तलवार यहीं से भेजा गया था। देखिए मेसोपोटामिया, गुजरात। एक उत्तर सही लग रहा है, कौन थे नाम नहीं देख पाए हैं, है ना, महाराष्ट्र जिन्होंने लिखा था दानाबाद के लिए, उनका उत्तर सही था, बाकी उत्तर नहीं सही हुआ। सिंधु घाटी सत्ता जब दिमाग में आएगी आपके, कुछ कुछ चीज ना हमेशा आना चाहिए तो मेमोरी में रहेगा, तो आप इजीली परीक्षा पास करते हैं। पहले तो सिंधु घाटी सत्ता जैसे ही जिक्र होगा आपके दिमाग में 4 पॉइंट रहने चाहिए कि इस सभ्यता में कोई ऐसा शहर जो सबसे ज्यादा नॉर्थ में रहा होगा, कोई ऐसा शहर जो सबसे ज्यादा साउथ में रहा होगा, कोई सबसे ज्यादा ईस्ट में रहा होगा, कोई सबसे ज्यादा वेस्ट में रहा होगा। 4 लोकेशंस तो होगा। आपके घर के जैसे बॉर्डर बनाते हैं, लास्ट लोकेशन इधर है, घर बनाते समय आप उसी हिसाब से सब चीज अरेंज करते हैं। तो सबसे नॉर्थ में आप जगह का नाम लिख लें, कॉपी रखे तो मांडा, ये जगह का नाम था मांडा। ये जम्मू कश्मीर में था, ये याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर में था मांडा। और साथ में लिख ले कि ये मांडा जो था, इसकी नदी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लिख ले स्वात नदी, रिवर का नाम लिख ले स्वात, ये याद कर लीजिए। ठीक है। पहला कि सिंधु घाटी में कोई भी सबसे नॉर्थ का शहर, इसके ऊपर इंडस वैली नहीं था। तो लास्ट जो लोकेशन हमारा आ रहा है वो आ रहा मांडा, मांडा और जम्मू कश्मीर में है, और वो स्वात नदी के किनारे। ये तो दिमाग में आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगर नॉर्थ में कोई स्थान है तो साउथ में भी होगा। तो साउथ वाला जो अभी आपने सही उत्तर दिया लोगों ने, दाइमाबाद, दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में प्रवर नदी के किनारे लिख लेंगे। झारखंड के साथ वो भी ठीक है पढ़ने लगिएगा, तो आपको क्या है, डबल मेहनत नहीं करना है। फिर प्रवर, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवर। बहुत किताब में गोदावरी लिखा हुआ मिलेगा, बट नेम ऑफ द रिवर इज प्रवर। 2 खत्म हो गया, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और तीसरा सबसे पूरब में ईस्ट, इधर इस साइड में, ईस्ट में अगर देखेंगे इस साइड में, तो उसका नाम लिख लें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये सबसे ईस्ट में जो साइड था उसका नाम था आलमगीरपुर। ये ई अलग, ई का मतलब ईस्ट हो गया यहाँ पर, तो फिर आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर ये लिखेंगे हिंडन नदी के किनारे था, HINTON, हिंडन, ये रिवर हिंडन के किनारे था आलमगीरपुर। 3 कंप्लीट। चौथा आ जाएंगे सबसे वेस्ट में, इसका नाम था सुतका गेंडर, यहां लिख देते हैं सुतका गेंडर। और ये ऐसे तो समुद्र के किनारे है, लोकेशन पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये दास्त नदी के किनारे, DAST, ये दास्त रिवर जिसके किनारे। तो कांसा का निर्माण, जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसलिए सिंधु घाटी को बोलते हैं, उस समय में टीना और कॉपर को मिलाने की कला का विकास हो गया था। और इसके विकास हो जाने से जो लोग थे वो इसका प्रयोग शुरू कर चुके थे, इसका प्रयोग वो शुरू कर चुके थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से
लोहा का उपकरण 1000 बीसी में उन्होंने बना लिया, लेकिन असुर जनजाति 2500 बीसी में बना लिए। और वो कहां पर भेजे? मेसोपोटामिया में। आप लोगों में से कितने लोग बताएंगे कि मेसोपोटामिया किस दो नदी के बीच के इलाके को बोलते थे? कुछ जीके भी हम पूछ लेते हैं। मेसोपोटामिया जो जिक्र है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया और मिस्र का अक्सर जिक्र होता है। ये मेसोपोटामिया जो शब्द है, मेसोपोटामिया, ये किस दो नदी के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया, कोई लिख रहे हैं जल्दी से? अहमदनगर, ये तो पुराना हो गया उत्तर। आप तो पहले बताए, आप लोग तो बताए दामाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में है, तो बता दिए। हमने अभी पूछा है मेसोपोटामिया के बारे में। ये मेसोपोटामिया किस दो नदी के, कोई बताना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। मेसोपोटामिया किधर है? मेसोपोटामिया भारत में है कि अमेरिका में? किधर है बताइए चलिए। मेसोपोटामिया किधर है और किस दो नदी के किनारे है मेसोपोटामिया? क्विक आंसर कौन दे पाते हैं? ये उत्तर तो सही दे दिया है बलदेव कुमार ने, दजला फरात। सही उत्तर एकदम से, दजला और फरात। नील नहीं, नील जो टुड्डू जी ने लिखा, नील नदी जो है वो मिस्र, इजिप्ट में, अफ्रीका के साइड चले गया। और ये कहां पर है? ये है इराक में, ईरान इराक वाली जो सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया। दजला और फुरात हिंदी में, इंग्लिश में उसका नाम है टिग्रिस और यूफ्रेट। वो नदी जो है टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर, इंग्लिश में इसको बोलते, और हिंदी में इस नदी का नाम है दजला और फुरात। इसी के बीच वाला जो इलाका है क्रेसेंट शेप का, ये बहुत फर्टाइल लैंड था। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ भी होता है फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ जमीन। और इराक में इसी जमीन के बीच में जो था वो एग्रीकल्चर किया जाता था ना, टिग्रिस एंड यूफ्रेट याद रखेंगे मेसोपोटामिया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोहा का प्रयोग यहां पर इसलिए मेसोपोटामिया का जिक्र क्यों किए? क्योंकि जो तलवार बनाया जाता था हमारे झारखंड में, अब सोचिए हमारे झारखंड में जो तलवार बनता था, ये असुर जनजाति जो बनाते थे 2500 बीसी में। ये देखिए टाइमिंग भी मैचिंग कर जा रहा मेसोपोटामिया के साथ। और वो भेजा जाता था मेसोपोटामिया, झारखंड से वहां चला जाता था। इससे पता चलता है कि इस जोन में रहने वाली जो जनजाति थी उनकी डेवलपमेंट हो चुकी। आप देखिए इसलिए डेवलपमेंट हो चुकी थी कि सिंधु घाटी के साथ साथ ब्रॉन्ज हम लोग भी बनाना शुरू कर दिए थे झारखंड में। लोहा की खोज हो चुकी थी और झारखंड में असुर जनजाति। लेकिन जो जब क्वेश्चन पूछेगा कि कांसा बनाने का, ब्रॉन्ज बनाने का, इसको दो जनजाति असुर और विरजिया, ये दो मिलकर के बनाते थे, अपना उपकरण बनाते थे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा, तो उसमें आप मेसोपोटामिया जरूर से लिख लेंगे। तो ऐसे तो भारत में अगर पूछता है आपसे कि लोहा का पहला प्रयोग, फर्स्ट जो हम लोगों को अभी तक साक्ष्य मिला है, पहला भारत में लोहा का पहला प्रयोग कहां पर किया गया था, कहां से मिला है, तो आप लिखेंगे उसमें उत्तर में एतरंजी खेड़ा। एतरंजी खेड़ा, ये भारत में पहला जो लोहा का अवशेष अगर पूछा जाएगा तो आप एतरंजी खेड़ा लिखेंगे, जहां पर आयरन स्लेग मिलता है। और ये पता चलता है कि धातु को गलाकर ढलाई किया जाता था, जैसे अभी स्टील कंपनी में होती है, ये ढलाई किया जाता था। और लोहे का पहला प्रयोग भी इसी काल में शुरू हो गया था। इसके पहले हालांकि तुर्की वगैरह में हुआ था, पहले तो उधर हुआ था, उसके बाद भारत में ये हुआ था। तो ये आप जरूर से
लिख लेंगे एक बार तो आपको फायदा हो जाएगा इसमें कि लोहे का पहला प्रयोग जो है ये हुआ था। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड में कोई पूछेगा कि कहां पर हुआ था तो याद रखिएगा टर्की बोलेंगे। लोहा का फर्स्ट यूज वर्ल्ड में कहां हुआ था? टर्की, जिसको ज्योग्राफी में एशिया माइनर बोलते हैं, टर्की का नाम। तो टर्की में हिट्टाइट वंश था, जैसे भारत में गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से हिट्टाइट वंश था। तो टर्की में सबसे पहले आयरन का प्रयोग हुआ था। इंडिया में कहां हुआ था? एतरंजी खेड़ा में हुआ था। ये चीज याद रखेंगे। और हमारे झारखंड में ये सिंहभूम वाले जो एरिया है वहां पर लोहा का पहला प्रयोग हो चुका था। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला स्लाइड में क्या है, ये आ गया आपका कि वैदिक काल। ऋग्वेद में आप जानते हैं ना, झारखंड को कीकट प्रदेश बोलते थे और अनाज बोला जाता था यहाँ के लोगों को, और पशु चराने वाले। हालांकि आर्यंस भी पेस्टोरल पीपल ही थे। आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल एशिया से वो भारत की ओर आए थे, क्योंकि वहां पर सेमी एरिड इलाका था। जहां पर आज रहते थे ना मध्य एशिया में, किर्गिस्तान वाला जो एरिया है, तो थोड़ा सा शुष्क मैदान था और ये लोग जानवर अपने साथ रखते थे। तो अपना जानवर माइग्रेशन, जानवर के साथ जब माइग्रेशन इनकी हुई तो सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में आए, जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान वाला बॉर्डर पूरा इलाका, और वहां पर उन्होंने आक्रमण करके अपनी सेटलमेंट की आर्यंस का। और ऋग्वेद में हालांकि इस झारखंड वाले प्रदेश को कीकट प्रदेश का नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अनाज बोला गया है यहाँ के लोगों को, पशु चराने वाला पेस्टोरल पीपल बोला गया है। अर्थववेद में झारखंड के लिए बराटिया शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्न का प्रयोग किया गया है, बंजारा का प्रयोग किया गया है। और वैदिक साहित्य में सूर्य भगवान का देश, सूर्य का देश भी बोला गया है। वैदिक लिटरेचर में सूर्य का देश बोला गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडु प्रदेश बोला गया। झारखंड का जिक्र वैदिक काल में ये आपको मिलता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं यहाँ पर कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक एक काल ये होता है। इसको अर्ली वैदिक बोलते हैं, ऋग वैदिक बोलते हैं। और दूसरा 1000 से लेकर के 400 बीसी तक, कहीं कहीं पुस्तकों में 600 बीसी भी मिल जाएगा। तो 1000 से लेकर के 400 बीसी तक भी हम लोग एक बांटते हैं उत्तर वैदिक का। और ये परिवर्तन हुआ, जो बाद वाला काल है उसमें जाति प्रथा आया है। जो जाति प्रथा आया ना, क्योंकि शुरू में जब ऋग्वेद लिखा गया उसके जो 10 मंडल है, तो 10 मंडल में जाति प्रथा की जानकारी नहीं है। जाति प्रथा की जानकारी 10वें मंडल में, जो बाद में, बहुत बाद में जोड़ा गया, तो उसमें शूद्र शब्द लिखा हुआ, एग्जाम में आ जाता है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द एक बार लिखा हुआ है, और वो 10वें मंडल में उसका नाम ही है पुरुष सूक्त। श्लोक का नाम है पुरुष सूक्त। तो ये याद खाली कर लेंगे आप। और इस श्लोक में एक बार शूद्र वर्ड आया है, इससे पता चलता है। ये हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन ये 400 बीसी की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऋग्वेद शुरू हुआ था, जब वैदिक काल शुरू हुआ था, उस समय में जाति प्रथा नहीं रही होगी। बाद में जब लिटरेचर का ज्ञान हुआ, जब लिखने की श्रेणी विकसित हुई, वेदों को श्रुति बोलते हैं, मैंने सुन के लिखा हुआ। जब वैदिक काल शुरू हुआ था ना 1500 बीसी, मेरे से आपके दादा दादी और पुराने लोग जो थे वो किस्सा कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे ऐसा था, तुम्हारे मोहल्ले में पहले ऐसा था, जो पुराने बुजुर्ग जीवित हो गए। तो वैदिक काल में क्या हुआ था कि ऐसा माना गया कि जो 1500 बीसी वाले लोग थे, 1500 बीसी मतलब ईसा मसीह जी का जन्म 0 मानिए, और 0 से 1500 साल पहले चले गए पीछे। और फिर 1500 साल पहले जो शुरुआत हुआ
वहां से अब घटते घटते जीरो में हम आएंगे और फिर 1 ईस्वी 2 ईस्वी करते हुए 2021 22 23 जाएंगे। तो 1500 साल पहले जो चीजें हुई थी उनके बाद वाले जनरेशन को, उस समय लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसने बाद वाले जनरेशन को ट्रांसफर किया। तो श्रुति सुन करके लिखा हुआ है वेद। तो बाद वाली जनरेशन ने उसके बाद वाले को ट्रांसफर किया। ऐसा माना गया कि पूरी चीजें एक्यूरेट जा रही हैं। और जब ये विकास कर गया 600 बीसी में, 400 बीसी में लिखने का, तो उस वक्त में जाति प्रथा का उल्लेख हुआ और फिर ये माना गया कि ये जाति प्रथा थी, क्योंकि जाति प्रथा तो बहुत ज्यादा था ना भारत में, अभी भी है, आप देखते ही होंगे। हालांकि बहुत हद तक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो कास्टिज्म खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक है। तो ये अब देखिए बौद्ध धर्म जब यहाँ आया, टॉपिक से थोड़ा सा अलग चल जा रहा है, जब बौद्ध धर्म यहाँ आया तो बहुत विस्तार कर गया। तो चीन वाले, थाईलैंड वाले, कंबोडिया वाले, उनको लगा कि भारत में ऐसा क्या था भाई, गौतम बुद्ध का धर्म वहां क्यों चल गया, इतनी बड़ी क्रांति क्यों हो गई। तो वो लोग रिसर्च करने आए। तो हम एक आपको प्रसंग सुनाते हैं यहाँ पर। वो लोग रिसर्च करने आए, फाहियान रिसर्च करने के लिए आया कि चलो हम चलते हैं भारत। इत्सिंग रिसर्च करने के लिए आया, वेनसेंग रिसर्च करने के लिए आया। कहां से आया? चाइना से आया। तो उस समय में मगध जो साम्राज्य, जहां पर राजगीर राज का है, बिहार में पटना है, वैशाली, वो वाला इलाका। तो पटना पहुंचा फाहियान। तो फाहियान में पटना पहुंचा तो उसने देखा कि उसने लिखा है अपने ग्रंथों में, फाहियान ने लिखा है कि उसने देखा कि एक व्यक्ति ढोलक बजाते हुए शहर में चल रहा है। उससे पूछा हो तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चंडाल प्रजाति का हूं और मुझे इस शहर से, यानी कि पाटलिपुत्र को उस वक्त पाली भाषा में पाली ब्रोथा बोलते थे। तो उसने लिखा है कि पाली ब्रोथा से हमें बाहर रहना है, हमको नहीं घुसना है शहर में, और हम जब आएंगे तो हमें ढोलक बजाना है। तो क्यों बजाना है? तो क्योंकि हम अशुद्ध आदमी हैं और हमारी परछाई अगर किसी के ऊपर पड़ गया तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा, तो हमको कोड़ा से पीटा जाएगा। अगर कहीं पर पूजा हो रहा है, कहीं पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और हम अगर सुन लेते हैं तो हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। तो फाहियान ने लिखा कि किसी देश में जाति प्रथा इतनी चरम पर है, किसी देश में कास्टिज्म इतना ज्यादा है, तो वहां तो एक दूसरा धर्म विकसित होगा ही होगा। और यही कारण था कि बौद्धिज्म इंडिया से शुरुआत होकर पूरे वर्ल्ड में फैला। कभी आपको मेंस की टॉपिक पढ़ाएंगे यूपीएससी वाला, तो बताएंगे उसमें कि चाइना में इतना फ्लोरिश क्यों किया। जापान देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, पूरी साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया को छोड़ दें तो देखिए पूरी दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये पूरा फैला हुआ है बौद्धिज्म। तो चलिए आगे बढ़ जाते। और ये आपको बता रहे थे कि भारत में अलग अलग जो काल है, अगला देखते हैं। इसके बाद कौन सा आपके लिए आता है? महाजनपद काल। आप लोग जानते होंगे कि मतलब आज जैसे अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो दूसरा जगह पर चुनाव में जीतना चाहते हैं, एक प्रकार का राजा पकड़ लीजिए उनको, और उनका एक साम्राज्य कि चलो झारखंड में इतना बड़ा बॉर्डर मेरा है, बिहार वाले का उनका अलग है, यूपी वाले का अलग है। तो पहले महाजनपद होता था। जो बौद्धिक ग्रंथ है, 2 ग्रंथ से जानकारी मिलती, चलिए हम लिख दे रहे, किताब का नाम है। एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें पता चलता है कि बौद्धिज्म काल में 16 महाजनपद होते थे। पहला तो ये लिख ले, बौद्ध धर्म का किताब है, और दूसरा भगवती सूत्र। ये पुस्तक जो है
ये जैन धर्म वाले का है। तो इससे पता चलता है, एक अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र, इससे पता चलता है कि महाजनपद काल में 16 ऐसे राजा, आप ऐसे समझेंगे तो ये चीज होगा कि 16 राजा थे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 300, यहां पर दिख दे रहे, लगभग हमें डेट बता दे, 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी तक, मतलब उसके बाद तो मौर्य वाले पूरा ताकत के साथ आ ही गए थे। आप लोग देखे होंगे चाणक्य वाले में, तो सीरियल में, तो 600 बीसी से 325 बीसी तक में इतने राजा रहे होंगे महाजनपद। 16 बड़े बड़े राजा थे और उसकी अलग अलग राजधानी भी थी। आप लोग जानते होंगे, हम कुछ पूछ ले आप लोगों से, बता पाएंगे? आसान आसान से पूछ लेते। चंपा कहाँ की राजधानी थी? चंपा तो बहुत नाम फेमस है, पहले तो नाम होता था कई लोगों का चंपा, चंपा अनारकली। ये चंपा कहाँ की राजधानी थी? प्राचीन महाजनपद काल में झारखंड मगध का दक्षिणी भाग था। पटना वाला इलाका मगध बोला जाता था, राजगीर पटना का, उसका साउदर्न पार्ट झारखंड था हमारा। और यहां पर देखिए जरासंध का शासन था। नंदवंश को हाथी और हथियार निर्माण झारखंड ने दिया था। नंदवंश कितना फेमस हुआ था कि सिकंदर की सेना जब भारत आ रही थी तो धनानंद के साम्राज्य को देखकर बोली हम भारत में नहीं आएंगे, इतनी मजबूत सेना थी। और देखिए हाथी, आज भी हमारे झारखंड में हाथी, बहुत अच्छा उत्तर दिया नीतीश कुमार ने। अंग की राजधानी चंपा थी। ये वर्तमान में कौन सा इलाका है, कोई बता पाएंगे? आज अगर सोचेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश किधर है, तो कोई बताइएगा, बताइए ये आंध्र प्रदेश किधर है? आज ये आंध्र प्रदेश किधर है, बताइए? कोई बता सकते हैं? तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये महाजनपद काल, और वो देखिए वही है जो हमने यहां भी लिख दिया है, लगभग वही है। और ये झारखंड मगध का दक्षिणी भाग था। और यहां पर बृहद्रथ वंश, ये याद रखना है, इसका जरासंध, सारे महाभारत में कलाकार नाम आता होगा, जरासंध। और नंद वंश को, जिसमें महापद्मनंद बहुत बड़े राजा थे और फिर धनानंद भी थे, इसको हथियार निर्माण झारखंड में योगदान दिया और यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती किया गया। झारखंड के लोगों को सेना में भर्ती किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आप जानते ही होंगे अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, काशी, वाराणसी, कौशल, कंबोज, कुरु, कंधार, ऐसे बहुत से 15 महाजनपद ऐसे थे जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में थे। यहां पर आप समझ पाएंगे ये जो महाजनपद है, इसमें से ये बीच में यहाँ पर नर्मदा रिवर है, यहाँ इसके नॉर्थ में थे 15। एक साउथ में, एक ही था साउथ में, जिसका नाम था गोदावरी के किनारे, जिसका नाम था असमक। तो जितने भी महाजनपद काल के सिक्के होते थे वो वन साइड से पॉइंटेड होते थे, उसको पंच मार्क्ड बोला जाता था। तो उससे भी समझ में आता है कि महाजनपद काल में ये विकास हुआ था। लेकिन झारखंड में हथियार निर्माण हुआ था इस काल में। नंद वंश को हाथी और हथियार की सप्लाई, ये सारी चीजें यहां से किया गया था। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और अगला जो है महाजनपद के बाद मौर्य काल का बंदरगाह ताम्रलिप्ति। मौर्य काल का बंदरगाह ताम्रलिप्ति है। वर्तमान में जहां पर बंगाल में तमेलुक नाम है ना, ये वाला इलाका को ताम्रलिप्ति बोला गया है मौर्य काल में, तमेलुक को। और तमेलुक बहुत फेमस है। जब 1942 में क्रांति हुआ था 1942 में, तो तमेलुक भी एक प्रांत ऐसा था। और उसके साथ मुंगेर वाला इलाका,
जहां अभी हम पूछ रहे थे ना अंग किधर है, अंग मुंगेर वाला इलाका है आज का बिहार वाला। तो यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट बना था ब्रिटिश सरकार का, तो उसमें तमिलुक था। तो ताम्रलिप्ति, उसको मौर्य काल में ताम्रलिप्ति बोला गया। तो पाटलिपुत्र, गया और वाराणसी और ताम्रलिप्ति मतलब बंगाल का समुद्र वाला इलाका जो है ताम्रलिप्ति को जोड़ा गया था। तो यहां से इसी रास्ते में झारखंड का 3 इलाका था, रघुनाथपुर, तेलकुप्पी और झरिया। मतलब ये जोन जो था ये जोड़ता था उस वक्त में। तो वो इस प्रकार से दिखे ऐसे, ये इस प्रकार से यहाँ एंट्री कर जाता था बंगाल में। ये रूट था जिस वक्त में मौर्यन काल का जो रूट था, मौर्य जिस समय थे। तो झारखंड का रघुनाथपुर, तेलकुपी और झरिया ये 3 उसी रास्ते पर था। जो मौर्य काल का बंदरगाह था ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था उस समय में। और ये जैसा हम आपको बताए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है ये तमिलुक जिसका नाम है। और मौर्य साम्राज्य का दक्षिण एशिया अगर आप देखें तो कलकत्ता से 33 किलोमीटर साउथ वेस्ट में रूपनारायण रिवर के किनारे ताम्रलिप्ति है। ये रूपनारायण रिवर है, रूपनारायण रिवर नदी का नाम है। और इस नदी को समुद्र के साथ जोड़ती है, मतलब नदी समुद्र से वहां ज्यादा नजदीक भी है। तो वहीं पर ताम्रलिप्ति जो था ये था। अभी तो खंडहर हो गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक समय में काफी इसको देखा जाता था। और ऐसा माना जाता था कि गंगा सागर जो है आगे तक, तो वहां तक ये पहुंचा देगा आपको, इसलिए काफी फेमस था ताम्रलिप्ति, एक जमाने में काफी फेमस था। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल का दक्षिणापथ मार्ग झारखंड से जाता था, जो प्रतिष्ठान से जुड़ता था, जिसको आप पैटर्न भी बोला जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है। दक्षिणापथ मार्ग जो है ये भी इंपोर्टेंट है कि दक्षिणापथ मार्ग। और ये अगर आप देखेंगे तो दक्कन का पठार जो है उसके समीप का इलाका दक्षिणापथ मार्ग कहा जाता था। उत्तरापथ मतलब नॉर्थ वाला इलाका और दक्षिण वाला जो इलाका था दक्षिणापथ, ये दक्कन का पठार वाला इलाका। तो ये इस जोन के बारे में बोला जा रहा है। ये जोन ये दक्कन का पठार का इलाका है। तो मौर्य काल में दक्षिणापथ वाला जो रास्ता था वो झारखंड से ही होकर के जाता था। ये जो मौर्यंस जब यहाँ पर थे इस जगह में, तो ये यहाँ पर ये जो रूट था इस प्रकार से था, ऊपर से नीचे जो रूट आता था दक्षिणापथ उस वक्त में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि झारखंड से ही होकर के ये जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सिम्बुम से रोमन सिक्का, चाईबासा से इंडोनेशियन शक सिक्का और रांची से कनिष्क का सिक्का क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ जो झारखंड के साथ जो रिलेशन था वो देखिए जम्मू कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर का इलाका, कनिष्क यहाँ के राजा हुआ करते थे। और कनिष्क के साथ में आप देखिए ये सिक्का रांची से, यहां से इस जोन से यहां से मिल रहा है और यहां का सिक्का मिल रहा है। यहाँ का जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला पोर्शन का यहाँ का सिक्का मिल रहा है और रांची में मिल रहा है। तो ये बताता है कि उस वक्त में कोई ट्रेड रिलेशन जरूर रही होगी, क्योंकि ट्रेड रिलेशन हुआ होगा तभी वो सिक्का कनिष्क का सोने का सिक्का कनिष्क ने सबसे ज्यादा निकाला था, ये भी आप जानते होंगे। तो एक रिलेशन था इंडोनेशियन शक सिक्का के साथ में। और इसके साथ साथ कलिंग राजा खारवेल और कनिष्क का क्षत्रप वंशफल, खारवेल और कनिष्क का क्षत्रप जो था, मतलब उसका आप बोल सकते हैं कि सेनापति
उसका नाम था वंशफर। गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, और इसका दरबारी कवि थे हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख का नाम है, और उसमें भी झारखंड का जिक्र हुआ। झारखंड के बारे में एक जानकारी उसमें भी आती है, इस क्षेत्र का जिक्र है समुद्रगुप्त के भी सिक्कों में और अन्य चीजों में इसका जिक्र है। इसी प्रकार से गुप्त काल में आटविक जो शब्द का प्रयोग किया गया, कल शिलालेख में भी बताए थे, जो अशोक का 13वां शिलालेख था जिसमें आटविक का जिक्र है, और गुप्त काल का समुद्रगुप्त ने आटविक विजय लिखा है। तो आटविक मतलब कौन सा इलाका, ये झारखंड इलाके के लिए, इसके लिए आटविक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये झारखंड के लिए था। हजारीबाग का महुदी पहाड़ जहां पर 4 मंदिर है, कोडरमा का सतगामा मंदिर और रांची का पिठोरिया पहाड़ी मंदिर, तो ये गुप्त काल के समय में ही इसकी डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो ये भी बताया, मतलब इससे आप ये समझ में आएगा कि गुप्त काल में झारखंड में भी इंटरफेयर राजाओं का हो गया था। और खास करके देखिए शशांक जो थे ये सबसे ज्यादा दिन तक इस एरिया में शासन किए थे। सैन वंश का एक गौड़ शासक था। शशांक जो थे एक गौड़ शासक थे, और शशांक के बारे में आप बहुत फेमस है कि ये हिंदू धर्म के, शैव धर्म के थे। और दूसरी चीज है कि ये जब बौद्धिज्म से बहुत नाराज हो गए थे। शशांक एक वो व्यक्ति थे कि जो गया में जो पीपल का पेड़ है, वो पीपल ट्री को जाकर के इन्होंने काट दिया था पूरा। अभी सेकेंड बाद वाला क्यों काट दिया था, तो ये नाराज हो गए थे कि सारे लोग बौद्ध बनते जा रहे हैं, बौद्धिज्म इतना ज्यादा विकसित हो रहा है। तो जब शशांक जब आए, राजा बने, तो ये राजा बनने के बाद सबसे पहले गया जाकर के इन्होंने वो पेड़ ही काट दिया जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ को ही काट दिया। और जब पेड़ को काट दिया और कई हजारों बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को इन्होंने हत्या कर दिया, उनको मार दिया। और इसके चलते ये मतलब जो हिंदू धर्म है तो उसका एक रक्षक के रूप में जाने गए शशांक जो राजा थे। तो इतना आज आपको इतनी जानकारी देंगे, और एक बार जल्दी से हम शुरू वाली चीजों को एक बार रिवीजन कर देते हैं जो आपको शुरू में बताए। ये किस किस जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रहा है, तो ये कॉमन है, ये क्वेश्चन आते ही आता है। बिहार को कौन टच, ये भाई क्वेश्चन कैसे आएगा परीक्षा में, कौन सा जिला बिहार को टच नहीं करता है, कौन सा सबसे ज्यादा एरिया, किस जिला का सबसे ज्यादा एरिया बिहार को टच करता है, किस जिला का सबसे कम एरिया बिहार को टच करता है। उसी प्रकार से आप बंगाल में भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ तीनों को टच करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बिहार दोनों को टच करता है, बंगाल, उड़ीसा दोनों को टच करता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन इसके बॉर्डर से निकल करके आ जाएगा। और बंगाल के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है, सबसे कम कौन शेयर करता है, ये निकल करके आ जाएगा आपका। तो ये कह लेंगे। दूसरा जो धातु से क्वेश्चन आ सकता है झारखंड में कि कब किसका यूज हुआ था। तीसरा कि सिंधु घाटी के समय में झारखंड की स्थिति क्या रही होगी, तो उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। वैदिक काल में जो ऋग्वेद में भी झारखंड को किस रूप में देखा जाता है, ये क्वेश्चंस आ सकता है आपका। महाजनपद काल में क्वेश्चंस आ सकते हैं, झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। मौर्य काल में झारखंड के कौन कौन से इलाके फेमस थे वो पूछा जा सकता है आपसे। अर्थशास्त्र में मौर्य काल का दक्षिणापथ है, या कलिंग राजा के बारे में भी ये गुप्त काल से भी संबंधित है। और ज्यादा नहीं पढ़ने का झमेला लेना है, आपके क्वेश्चंस इतने से आ जाएंगे क्योंकि इसमें देखा जो प्रीवियसली सचिवालय की परीक्षा हो चुकी है और झारखंड के भी बहुत से एग्जाम हुए, वो सारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उसको भी इसमें समावेश कर दिया गया है ताकि आपको
दिक्कत नहीं हो। तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये क्लासेज होगी और आप इसको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और जिस भी एजुकेशन ग्रुप में जुड़े, ये फ्री क्लासेज चल रही है, इसमें कोई फीस नहीं लिया